सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज दिनांक 25 जुलाई 2020, कक्षा 9, विषय संस्कृत। शीर्षक है अपना समास प्रकरण। इससे पहले अपन ने उच्चारण स्थान और उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। आज अपन समास प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। नया टॉपिक ले रहे हैं अपन समास प्रकरण का। तो पहले देखते हैं अपने समास जो समास शब्द है उसकी व्युत्पत्ति। भाई समास शब्द कैसे बना है, तो सबसे पहले व्युत्पत्ति देखते हैं। तो इसमें समास शब्द में सम उपसर्ग है। समास शब्द में सम उपसर्ग है और अस धातु है। समास शब्द में सम उपसर्ग, अस धातु, भावे सूत्र से घय प्रत्यय होता है। भावे सूत्र से घय प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार समास है शब्द जो है वो निष्पन्न होता है। तो सम उपसर्ग पूर्वक अस धातो, सम उपसर्ग पूर्वक अस धातो, भावे इति सूत्रेण घय प्रत्यय कृते समासः शब्द निष्पद्यते। तो यह हुई इसकी व्युत्पत्ति। समास शब्द कैसे बना, इसकी बनावट। इसके बाद में आता है परिभाषा। समास शब्द की परिभाषा किसे कहते हैं समास? तो सबसे पहले अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है। अनेक पदों का एक पद हो जाना, अनेक पदों को मिलाकर एक पद बना देना, ये क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे वसंतश्च, ग्रीष्मश्च, शिशिरश्च, तीन शब्द हो गए। वसंतश्च, ग्रीष्मश्च, शिशिरश्च। तो ये तीन पद हैं। इन तीनों पदों को मिला के एक पद बना देंगे तो वसंत ग्रीष्म शिशिराः। वसंतश्च, ग्रीष्मश्च, शिशिरश्च, तीनों को मिला के कर देंगे वसंत ग्रीष्म शिशिराः। तो ये क्या हो गया? वसंत ग्रीष्म शिशिराः, ये समास हो गया। पत्ते तीन पदों को मिला के एक पद बना दिया, वसंत ग्रीष्म शिशिराः, इसी को समास कहेंगे। और वसंतस्य, ग्रीष्मस्य, शिशिरश्च, ये क्या है? ये समास विग्रह है। क्या है? समास विग्रह। तो दो प्रकार से अपने को देखना है। एक तो समास विग्रह और एक समास समस्त पद और समास विग्रह, ये दो जरूरी है। ये दो काम की चीजें हैं। तो अनेक पदानाम एक पदी भवनम, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है। अनेक पद जो हैं उनको मिला के एक पद बना देना, ये समास कहलाता है। एक परिभाषा तो ये है। और एक फिर है आगे, समसनम समास है। समसनम समास है। सम असनम समास है। जो असमान पद है, असमान पद मतलब एक से अधिक जो पद हैं उनको समान कर देना, एक कर देना। जो अनेक पद हैं, असमान जो पद हैं अनेक, उनको एक पद कर देना, वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। एक परिभाषा ये। अब और एक परिभाषा, संक्षिप्तीकरणम समास है। संक्षिप्तीकरणम समास है। संक्षेप रूप में लिखना, संक्षेप रूप में लिखना, ये भी क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे सीतायाः पति, सीतायाः पति, ये तो समास विग्रह हो गया। इसको लिखेंगे सीतापति। क्या लिखेंगे? सीतापति। ये क्या हो गया? संक्षेप हो गया। सीतायाः पति, इसका संक्षेप, ये समास विग्रह है। सीतायाः पति समास विग्रह है, इसका संक्षेप हो गया सीतापति। तो उसको भी
समास कहेंगे। संक्षिप्तीकरणम समास है, संक्षिप्त रूप में लिखना वह भी समास कहलाता है। ठीक है, ये 3 परिभाषाएं। अनेक पदानाम एक पदी बहुवचनम समास है, समसनम समास है, संक्षिप्तीकरणम समास है। ठीक है, अब इसके बाद में समासस्य भेदः, समासस्य भेदः, समास के भेद, समास कितने प्रकार का होता है ये बताया है। तो देखो, वैसे मूल रूप से वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अपन देखें तो केवल 4 समास होते हैं। कितने समास होते हैं? 4 समास होते हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 ही समास होते हैं। लेकिन एक तो तत्पुरुष समास, जो तत्पुरुष समास है उसके 2 भेद और होते हैं। तत्पुरुष समास के जो है 2 भेद और गिने जाते हैं। तो 4 तो मुख्य हो गए और उन 2 तत्पुरुष के भेद हो गए। इस प्रकार से कई जगह 6 समास भी मानते हैं, भाई 6 समास होते हैं। बाकी तो मूल रूप से वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो 4 ही समास होते हैं। वो होते हैं अविभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद और गिन लेते हैं, क्रमधारय और द्विगु। क्रमधारय और द्विगु। तो देखो, समासस्य भेदाः, समासस्य षड्भेदाः भवन्ति, समासस्य षड्भेदाः भवन्ति। नंबर 1 अविभाव समास है, अविभाव समास है। नंबर 2 तत्पुरुष समास है। नंबर 2 तत्पुरुष समास है। नंबर 3 क्रमधारय समास है। नंबर 4 द्विगु समास है। नंबर 5 द्वंद्व समास है। नंबर 6 बहुव्रीहि समास है। नंबर 6 बहुव्रीहि समास है। इसको 5 नंबर पे भी ले सकते हैं। बहुव्रीहि समास को 5 नंबर पे भी ले सकते हैं और 6 नंबर पे द्वंद्व समास है। ठीक है, ये 6 प्रकार से समास हो गया। अब है नंबर 1 आपके अविभाव समास। कौन सा है? नंबर पहला पढ़ेंगे अपने अविभाव समास। अविभाव समास की पहले से परिभाषा कि अविभाव समास किसे कहेंगे, क्या पहचान है इसकी? तो देखो परिभाषा, प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान है, प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान अविभाव है। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान है, अविभाव है। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, मुख्य होता है, वह क्या कहलाता है? अविभाव समास कहलाता है। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान है, अविभाव है। जिस समास का पहला पद पूर्व पद प्रधान मुख्य होता है, वह अविभाव समास कहलाता है। ठीक है, यह हुई उसकी परिभाषा। इसके बाद में इसके नियम हैं। तो नियम क्या है? इस समास में पहले पद की प्रधानता होती है। इस समास में पहले पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। पहला पद मुख्य होता है। ठीक है। दूसरा नियम है, इस समास में पहला पद अव्यय, इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है, पहला पद तो अव्यय आएगा और दूसरा पद संज्ञा शब्द आएगा। ठीक है। तीसरा नियम है, यह समास नपुंसकलिंगी। तीसरा नियम ये रहा, यह समास नपुंसकलिंगी एक वचन में होता है। मतलब जो समास विग्रह से जब समस्त पद बनता है तो वह समस्त पद नपुंसकलिंग का एक वचन बनेगा। सभी शब्द जितने भी समास विग्रह से समस्त पद बनाएंगे
तो वो नपुंसकलिंग इनके एक वचन में होंगे। ठीक है, ये कुछ सामान्य जानकारी है अव्ययभाव समास की। तो इसमें अपने 6 अव्यय उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे। अव्ययभाव समास में 6 अव्यय और उपसर्ग हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, एक पहला है उप, दूसरा है अनु, तीसरा है सह, चौथा है निर, पांचवा है यथा और छठा है प्रति। उप, अनु, सह, निर, यथा और प्रति, इन उपसर्गों को लेके अपन जो है अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अव्ययभाव समास के जो नियम हैं उनके बाद में अपन सबसे पहला लेंगे उपसर्ग उप। उपसर्ग को लेके जो है अपने समास पढ़ेंगे। 6 प्रकार से बताया था भाई, इनसे इनको लेकर अपन पढ़ेंगे। उसमें पहले आएंगे उपसर्ग, पहला आएगा उपसर्ग उप। ठीक है, तो अव्ययभाव समास में उपसर्ग का जो प्रयोग है वो समीप अर्थ के लिए होता है। उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ के लिए होता है? समीप अर्थ के लिए। किसी की समीपता यदि बताई जाए या किसी की समीपता आपको बतानी हो तो उसके लिए आप उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अव्ययभाव समास में उपसर्ग का प्रयोग समीप अर्थ के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। कहीं भी आपको किसी शब्द में समीपता दिखानी है तो उसके लिए आप उपसर्ग का प्रयोग उप जोड़ देंगे, उपसर्ग जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद में ये तो हुई अर्थ की बात। अब समास विग्रह और समस्त पद जब करेंगे तो क्या इसमें ऐसा करेंगे, क्या फेरबदल करेंगे? तो देखो, समास विग्रह करते समय जो संज्ञा शब्द है 2 आएंगे, एक अव्यय और एक संज्ञा। पहला पद अव्यय आएगा, दूसरा पद संज्ञा आएगी। तो समास विग्रह करते समय संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति कर दी गई। सबसे पहले संज्ञा शब्द आएगा और बाद में फिर जो अव्यय जो है ना वो बाद में आएगा, उसकी जगह तो समीपम लिख देंगे, लेकिन संज्ञा शब्द की जगह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके अंत में समीपम लिख दिया जाता है। ये समीपम किसकी जगह आएगा? उप की जगह। किसकी जगह आएगा? उप की जगह आएगा। तो समास विग्रह करते समय संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके अंत में समीपम लिख दिया जाता है। ठीक है, ये इसका नियम रहेगा। तो ये देखो उदाहरण है पहला उपगंगम। क्या उदाहरण है? उपगंगम में ये समस्त पद हैं सभी, इनका समास विग्रह करेंगे। तो संज्ञा शब्द में अपन ने कहा कि समास विग्रह करते समय संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति। संज्ञा शब्द क्या है? गंगम, मतलब गंगा शब्द है, ये संज्ञा है, इसमें षष्ठी विभक्ति करेंगे तो बन जाएगा गंगायाः। षष्ठी विभक्ति करेंगे तो क्या बनेगा? गंगायाः। और उप की जगह क्या लिखेंगे? समीपम। तो बन जाएगा समास विग्रह हो जाएगा गंगायाः समीपम। उसी प्रकार ग्राम शब्द है, ग्राम शब्द में षष्ठी विभक्ति करेंगे तो ग्रामस्य समीपम उपग्रामम। ग्रामस्य समीपम उपग्रामम। गंगायाः समीपम उपगंगम। गंगायाः समीपम, गंगा के समीप। ग्रामस्य समीपम, गांव के पास में। अब है उपनदी, नद्यः समीपम। षष्ठी विभक्ति करेंगे नद्यः समीपम। उपनदम उपनदी, नद्यः समीपम उपनदी, नदी के समीप, नदी के पास। इस प्रकार कृष्ण से समीपम उपकृष्णम। कृष्ण से समीपम उपकृष्णम, कृष्ण के समीप, कृष्ण के पास। उपनगरम, नगर से समीपम। ये समीपम जो आ रहा है वो उप की जगह आ रहा है और ये नगर से आ रहा है। नगर शब्द में
षष्ठी विभक्ति करेंगे तो नगर से आ जाएगा और उप की जगह समीपम, नगर से समीपम उपनगरम, ठीक है, नगर के समीप, नगर के पास। उसके बाद में उपवनम, वन से समीपम, वन से समीपम उपवनम, वन से समीपम उपवनम। ये इस प्रकार से जो है समास विग्रह हो जाएगा। समस्त पद करेंगे तो समस्त पद की जगह समीपम की जगह तो उप कर देंगे और गंगा की जगह नपुंसकलिंग का एक वचन कर देंगे गंगम, ग्रामम, नदी, कृष्णम, नगरम और वनम, ये नपुंसकलिंग का एक वचन और समीपम की जगह उप, ये समस्त पद बन जाएगा। और समास विग्रह करेंगे तो संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति और उप की जगह समीपम। तो ये अपना पहला अव्ययभाव समास का पहला नियम हुआ और ये उदाहरण समास विग्रह और समस्त पद हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। आज इतना ही पढ़ेंगे। आपको ये नियम वगैरह ये याद भी करना है और होमवर्क भी करना है। होमवर्क के लिए आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और ये समास वगैरह जब समास प्रकरण पढ़ने के बाद में अपने किताब शुरू करेंगे, इसलिए आप जल्दी से किताब भी शुरू कर लें, किताब भी खरीद लें। ठीक है, आज तक इतना ही। धन्यवाद।